आगे बढ़ते हैं जहां दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश। और खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज उन्हें याद किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके योगदान को याद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जल शक्ति मिशन का भी आगाज किया। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट जाकर कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जागरूकता पैदा करने, व्यापक पारदर्शिता लाने और जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख जल जीवन मिशन को समर्पित एक ऐप को भी लॉन्च किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत पानी समितियों और ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर बल्लभगढ़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला त्रिखा कॉलोनी में शहर की सामाजिक संस्था मिशन जागृति द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकार की नीतियों का लाभ दिलाने के महात्मा गांधी के सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए देश प्रदेश की सरकारें अनेकों योजनाएं चला रही हैं। साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। हमें उनके व्यक्तित्व और उनके आदर्शों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। हरियाणा में कल से शुरू होगी धान की प्रोक्योरमेंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज कृषि भवन में केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की और आग्रह किया कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए धान की प्रोक्योरमेंट 11 अक्टूबर की बजाय जल्दी शुरू करनी चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि कल से हरियाणा और पंजाब में धान की प्रोक्योरमेंट को शुरू किया जाएगा। हमने देखा कि आज किस तरीके से तमाम किसान संगठनों की तरफ से इस फैसले का विरोध किया गया था कि 11 अक्टूबर से यानी 10 दिन बाद से धान की प्रोक्योरमेंट की जाएगी। ऐसे में लगातार किसान इस मसले को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और इस मसले को लेकर हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर नजर आई। आज दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत अन्य नेताओं ने केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात करके आग्रह किया कि धान की प्रोक्योरमेंट को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए ताकि किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलती भी नजर आए। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा और पंजाब में कल से धान की प्रोक्योरमेंट शुरू होगी ताकि तमाम किसानों को राहत जो है कहीं ना कहीं प्रदान की जा सके। हरियाणा में पिछले हफ्ते हुई हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की नाव डगमगाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वहीं मांग की जा रही है कि सीएम भूपेश बघेल को हटाया जाए। तो वहीं पार्टी हाईकमान के सामने फिर एक असमंजस की स्थिति बन गई है। एक तरफ पंजाब में घमासान थम नहीं रहा है, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी पार्टी हाईकमान के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पार्टी हाईकमान कांग्रेस की डूबती नैया को कैसे बचाएगी। कांग्रेस की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है और अब छत्तीसगढ़ में भी फिर से सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 25 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और सभी विधायकों ने हाईकमान से मिलने का वक्त मांगा है। सभी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने वाले कांग्रेस के विधायक बदलाव के खिलाफ दिल्ली पहुंचे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90 में से 67 सीटें हासिल की थीं।
सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने चीन को कड़ी चेतावनी दी। एमएम नरवणे ने कहा कि भारत चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और चीन पर भारत ने पैनी नजर बना रखी है। एमएम नरवणे ने साथ ही पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताया। एमएम नरवणे ने कहा कि भारत में बीते दिनों घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ी है और ये बिना पड़ोसी देश की मदद के संभव बिल्कुल भी नहीं है। लद्दाख दौरे पर गए थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आर्मी चीफ ने बताया कि चीन ने एलएसी पर जवानों की तैनाती बढ़ाई है और चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। आर्मी चीफ ने उम्मीद जताई कि चीन के साथ सीमा विवाद बातचीत से ही सुलझेगा। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 12वें राउंड की बातचीत हुई और उम्मीद है कि 13वें राउंड की बातचीत भी जल्द हो सकती है। जनरल नरवणे ने साथ ही बताया कि पिछले 2 महीने से भारत में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं और पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना घुसपैठ की कोशिशें नहीं हो सकती। तो बता दें आपको, लगातार चीन की तरफ से एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर भारत भी पूरी तरह से तैयार है। और आर्मी चीफ नरवणे ने चीन को दो टूक कह दिया है कि चालबाजी पर चीन की तमाम पैनी नजरें भारत की हैं। और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने इस बात को लेकर भी उम्मीद जताई कि चीन के साथ जो सीमा को लेकर विवाद जारी है पिछले 1 साल के करीब से, उसे बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाएगा। और पिछले महीने ही 12वें राउंड की बातचीत हुई थी और अब 13वें राउंड की बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई है कि मसला हल होगा और बातचीत के जरिए ही हल किया जाएगा। साथ ही साथ नरवणे ने इस दौरान पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछले 2 महीनों के दौरान में भारत में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं और ये बिना पाकिस्तान के इशारे के पॉसिबल नहीं है कि घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ती जाएं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरों के बर्ताव पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि देश में जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरों का बर्ताव चल रहा है वो आपत्तिजनक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसे कमाने वाले अफसरों को जेल के अंदर होना चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें नौकरशाहों और खासकर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर बेहद आपत्ति है। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि वो नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों की शिकायतों के संबंध में एक कमेटी बनाना चाहते हैं। जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी उस सरकार के साथ होते हैं, फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। ये एक नया चलन है जिसको रोकने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन वृद्धि देखने को मिली है, जिसके बाद पेट्रोलियम की कंपनियों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जिसके बाद पेट्रोल प्रति 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। जिसके बाद पेट्रोल का दाम 102 रुपये 14 पैसे हो चुका है और डीजल का दाम 90 रुपये 47 पैसे हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और इसी के बाद घरेलू बाजार में देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 3 दिनों में 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है, जबकि डीजल के दाम में 7 दिनों में 1 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ है। जिसके बाद देश में पेट्रोल की जो कीमत है दिल्ली में 102 रुपए 14 पैसे हो चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जहां दिन ब दिन कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत वैक्सीनेशन में अपना रिकॉर्ड कायम कर रहा है। भारत ने टीकाकरण के मामले में 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शनिवार के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 311 लोगों की मौत हो गई है। अगर इसी तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार रही तो जल्द ही पूरे देश की आबादी को वैक्सीनेशन हो जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण रफ्तार के साथ चल रहा है। एक और जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं टीकाकरण के मामले में भारत लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है।
भारत ने टीकाकरण के मामले में 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते दिन 24 घंटों के दौरान 23,000 कोरोना के नए मामले सामने आए और इस दौरान 311 लोगों की कोरोना के कारण दुखद मृत्यु हुई। अगर इसी तरह से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ती रही तो बहुत जल्द देश की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो बता दें आपको, कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में एक तरफ गिरावट दर्ज की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो इस तेजी के साथ बढ़ रहा है कि मानो जल्द ही हम 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेंगे वैक्सीनेशन के मामले में। बता दें आपको, 90 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है वैक्सीनेशन के मामले में, जो कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जो युद्ध देश लड़ रहा है उसको में एक राहत की खबर है। तो वहीं कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 23,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, लेकिन इस दौरान 311 लोगों की मौत भी कोरोना के चलते दर्ज की गई, जो कहीं ना कहीं अभी भी दुखद जानकारी है। आपको बता दें कि इसी तरह वैक्सीनेशन की अगर रफ्तार लगातार बनी रही तो बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं जब कोरोना के मामले और कम आएंगे। बता दें आपको, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लगातार तेज किया जाता रहा है और अभी भी तेजी के साथ देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जानकारी है, पॉजिटिव खबर है कोरोना के खिलाफ युद्ध में। साइबर सिटी गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हसनपुर गांव में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर घर घर में डेंगू के मरीज हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। कई बार उन्होंने बीएलओ को यहां पर दवाई छिड़कवाने के लिए कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर दवाई या साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई है और यही कारण है कि यहाँ पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, क्योंकि इस बार अनुमान से ज़्यादा बरसात हुई है। ऐसे में गलियों में और नालियों का पानी लगातार वहीं पर खड़ा हुआ है और जिसके चलते यहाँ पर डेंगू का लार्वा पनप रहा है और यही कारण है कि इस गांव में हर घर में डेंगू का मरीज है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे में ग्रामीणों की गुहार है कि जिला प्रशासन इस गांव की ओर ध्यान दे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज बावल के वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में पहुंच स्वच्छता अभियान की शुरुआत झाड़ू लगाकर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद का चुनाव सरकार पिछली योजना के विकास कार्यों के साथ साथ इन 2 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के 2 वर्षों में सरकार कोविड के चलते कोई ज्यादा विकास नहीं कर पाई। हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और जसपा भाजपा गठबंधन जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि प्रजातंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन आम जनता को इस किसान आंदोलन से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान अपने दायरे में रहकर अपना आंदोलन करे। वहीं तिहारी सीजन के बाद तीसरी लहर के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करे तो तीसरी लहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन प्रदेश में पुरजोर तरीके से चालू है और सरकार चाहती कि त्योहारी सीजन से पहले सभी को टीकाकरण हो जाए। पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐलनाबाद चुनाव में जीत बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की ही होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभय चौटाला ने जिस तरीके से सीट से इस्तीफा दिया था तो लोगों को उनसे सहानुभूति तो हो सकती है, लेकिन वोट लोग विकास को ही देंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले अन्य पार्टियों का जहां गठ माना जाता था, लेकिन आज वहां बीजेपी से एमएलए हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीजेपी की ऐलनाबाद में भारी मतों से जीत होगी। देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या कुछ आंकड़े निकल कर आएंगे। चंदौरा अनाज मंडी में किसान अपनी धान की फसल की खरीद न होने के कारण इकट्ठा हुए हैं। किसानों ने आज मंडी में मार्केट कमेटी के गेट पर उत्साही किसानों ने ताला जड़ दिया।
किसानों का कहना है कि सरकार ने ऐलान किया था कि 1 अक्टूबर को धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी, पर सरकार द्वारा खरीद न करने पर उत्साही किसानों ने आज मार्केट कमेटी पर ताला जड़ दिया। यमुनानगर में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल नवाजपुर गांव का गोविंद, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, पिछले 2 दिन से घर से लापता था और उसकी लाश जो है खून से सनी हुई मिली। परिजनों का आरोप है कि बड़े ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। यहाँ तक कि हत्यारों ने उसकी आंखें भी निकाली और उसके हाथों की उंगलियां तक काट डाली। वहीं पुलिस ने इस मामले में जब परिजनों द्वारा हंगामा किया गया तो पुलिस का कहना था कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि परिजनों का आरोप है कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें कई और लोग शामिल हैं और जल्द ही उन सबको गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और उनका ये कहना था कि फिलहाल जो व्यक्ति पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है और जिस प्रकार से परिजनों का आरोप है हमारी कई टीमें इस पर काम कर रही है और जल्द ही जो भी इस मामले के दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पुलिस के इस आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फतेहाबाद में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात्रि बदमाशों ने फतेहाबाद के भुन्ना पेट्रोल पंप से 4,000 रुपये का अपनी गाड़ी में तेल डलवाया। उसके बाद जब पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कारिंदे ने उससे 4,000 रुपये तेल के मांगे तो बदमाशों ने वहां पेट्रोल पंप पे लगी मशीन को पूरी तरह तोड़ डाला और हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बदमाश वहां से हवाई फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। फिलहाल पेट्रोल पंप संचालक ने पूरी घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर भिवानी के हुड्डा पार्क के निकट स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। आपको बता दें कि विधायक घनश्याम सर्राफ ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि कुष्ठ रोग ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि एक दूसरे से फैले। उन्होंने कहा कि छुआछूत से नहीं होता है, इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें जानकारी मिलती है तो तुरंत उस व्यक्ति का उपचार हॉस्पिटल के अंदर करवाएं ताकि जल्दी से जल्दी उसे बीमारी से निजात मिल सके। वहीं भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने भी कहा कि लोगों को तुरंत इसका उपचार करवाना चाहिए ताकि बीमारी से जल्द निजात मिल सके। वहीं कार्यक्रम के अंदर एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया जो कि CBLU यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रस्तुत किया था। आपको बता दें विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में काफ़ी अंतर है, इसलिए पहले OPD काफ़ी कम लोगों की होती थी, यानी कि लोगों का सरकारी हॉस्पिटलों पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब सैकड़ों के संख्या में प्रतिदिन लोग OPD के अंदर शामिल होते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी की समस्या को भी वो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। इसके लिए वो जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। रोहतक शहर के छोटराम चौक के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत से 2 मजदूर गिरकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर आर्यनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया। हादसे का कारण काम करने के लिए बनाई गई पैड टूटना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के रहने वाले उत्तम और गौतम काफी लंबे से आजीविका कमाने के लिए रोहतक आए हुए थे और यहाँ ठेकेदार के अधीन गाड़ी मजदूरी का काम करते थे। ठेकेदार ने छोटराम चौक के स्थित एक मकान बनाने का ठेका ले रखा था, जिसका काम चल रहा था। बल्लियों के सहारे पैड बनाई गई थी। हर रोज की तरह दोनों मजदूर काम कर रहे थे। 4 मंजिला इमारत में चढ़कर काम करने के लिए गए तो अचानक बल्ली टूट गई, जिसकी दोनों मजदूर 4 मंजिल से गिर गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आर्यनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।